सोलो लेवलिंग रैग्नारॉक चैप्टर 16 में आप सबका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि डंजन से वापस आने के बाद सहो को उसका इंस्ट्रक्टर यानी दोए मदद के लिए बुलाता है। सहो वहां पहुंचता है और कलेक्टर के तौर पर काम करने के लिए तैयार हो जाता है। वहीं से वो एक डंजन के अंदर जाता है जहां पहुंचते ही उसे महसूस होता है कि यहां कुछ खतरा है। अब एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि वही सारे हंटर्स आगे बढ़ते हैं। तभी एक बंदा सामने फायर को ब्लो अप करता है और कहता है, चलो अब सभी फाइट के लिए तैयार हो जाओ। इन सभी हंटर्स अपने अपने हथियार और इक्विपमेंट के साथ फाइट के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी हम देखते हैं लिजर्ड टाइप बीस्ट जो उनकी तरफ बढ़ रहे होते हैं। वो बंदा पीछे देखते हुए कहता है, कलेक्शन टीम, अगर अभी कोई काम नहीं है तो हमारे साथ रहो, हमारे पीछे पीछे रहो और जैसे ही मौका मिले काम शुरू करो। इंस्ट्रक्टर सहो से कहता है कि वो चाहते हैं कि हम उनके पीछे चलें। दूसरी तरफ सहो सोचता है, लिजर्ड बीस्ट, मैंने तो सोचा था कोई डेमन टाइप बीस्ट आएगा क्योंकि लूट बॉक्स ने मुझे बाल्कन के हॉर्न दिए थे। फिर भी सबको एक साथ लड़ते हुए देखना उसके लिए एक अलग ही एक्सपीरियंस होता है। वो सोचता है कि शायद ये उसके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है ये सीखने की कि कैसे मल्टीपल हंटर्स के साथ कोऑपरेट करके फाइट किया जाता है। तभी वो अपना शैडो डैगर निकालता है और कहता है, अराइज। और ये कहते ही हम देखते हैं कि वहां उसके सारे शैडो सोल्जर्स एक एक करके सामने आ जाते हैं। उन्हें देखकर सहो सोचता है, जैसे जैसे मेरा इंटेलिजेंस स्टैट बढ़ रहा है वैसे वैसे मेरे शैडो सोल्जर्स की लिमिट भी बढ़ती जा रही है। कम से कम अब तक मैं 7 शैडो सोल्जर्स अपने पास रख सकता हूं। बहुते दूसरी तरफ लिजर्ड टाइप बीस्ट को मारने के बाद वो बंदा आगे देखता है और कहता है, लगता है ये जगह पूरी तरह से क्लियर हो चुकी है, चलो थोड़ा सा ब्रेक ले लेते हैं। अरे पीछे से दूसरा बंदा पूछता है, अभी? ये वो बंदा जवाब देता है, हाँ, क्योंकि अभी हम आगे नहीं जा सकते। कलेक्टर्स टीम सिर्फ 2 लोग हैं और वो मदद नहीं कर सकते, वो बस हमें होल्ड बैक कर रहे हैं। लेकिन तभी जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो पूरी तरह शॉक हो जाता है क्योंकि कलेक्टर्स का काम पूरी तरह से खत्म हो चुका होता है, वो भी शैडो सोल्जर्स की मदद से। वो हैरानी से सामने देखते हुए सोचता है, क्या सच में कलेक्शन का काम पूरा हो चुका है? ये वो सहो की तरफ देखकर पूछता है, क्या ये सब तुम्हारे हैं? सहो शांत आवाज में कहता है, हाँ। ये सुनते ही वो बंदा उसका हाथ पकड़ लेता है और जोर से कहता है, प्लीज हमारे लिए एक एक्सक्लूसिव कलेक्टर बन जाओ, हमारे अटैक स्क्वाड के लिए। पे सहो कहता है, वैसे भी मैं सोच ही रहा था कि अपना काम कंटिन्यू करूं एज ए कलेक्टर। वो बंदा तुरंत बोलता है, ऑफ कोर्स, तुम्हारी सैलरी कलेक्शन इंडस्ट्री में अब तक की हाईएस्ट होगी, तुम्हें किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये तभी पीछे से एक बंदा आवाज देता है, कैप्टन जरा यहाँ देखिए, कुछ प्रॉब्लम हो चुकी है। ये वो आगे कहता है, हमें एक डेड बॉडी मिली है और वो भी एक सिविलियन की। ये सुनते ही सब पीछे देखते हैं और वहां हम देखते हैं एक इंसान की बॉडी पूरी तरह जली हुई। वो बंदा उसे देखकर बस एक शब्द कह पाता है, क्या? कैप्टन कहता है, क्या सच में ये डेड बॉडी है? दूसरा बंदा कहता है, हाँ, देखने से तो सिविलियन लग रहा है, लेकिन हमने कभी ऐसे मॉन्स्टर्स के बारे में नहीं सुना जो फायर यूज करते हों, वो भी सील्ड स्टेशन में। इंस्ट्रक्टर सुहो से पूछता है, सुहो, क्या ये पॉसिबल है? सुहो कहता है, हाँ, मुझे भी यही लग रहा है, पर ये मिस्ट बर्न है। वो बंदा शॉक होकर कहता है, क्या मिस्ट बर्न? वो नई स्पीशीज जो ब्लू फ्लेम से जलाते हैं? सुहो जवाब देता है, हाँ, मैं श्योर हूँ क्योंकि हमने इनका सामना पहले किया है। रॉन्ग डिसीजन। कुछ देर बाद और लोग चिल्लाते हैं, कैप्टन, यहाँ भी डेड बॉडीज हैं। एक के बाद एक कई जगहों पर सिविलियन कॉर्प्सेस मिलने लगते हैं। एक बंदा पूछता है, कैप्टन, क्या हमें ये रिपोर्ट करना चाहिए हंटर एसोसिएशन को? यश कैप्टन सोचता है और कहता है, ये फिनोमेनॉन अजीब है, लेकिन ये सिविलियंस हैं, हंटर्स नहीं, और हमारे पास डी रैंक और सी रैंक अवेकन बीइंग्स हैं, हमें चिंता करने की जरूरत नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं, रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। ये सुनकर सुहो हैरान रह जाता है। वो सोचता है, इतनी डेंजरस सिचुएशन में ये लोग आगे जाना चाहते हैं। वो वार्न करता है, ये डेंजरस हो सकता है, लेकिन कैप्टन बोलता है, हे, मैं इस टीम का लीडर हूँ, डिसीजन मैं लूंगा और कलेक्शन टीम का काम सिर्फ क्लीन अप करना है। डीमन साइड सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं वहीं दूसरी तरफ बीस्ट्स के बीच कई इंसान जल रहे होते हैं, चिल्ला रहे होते हैं। एक बीस्ट कहता है, द फायर पावर इज डिसिपेटिंग, फायरवुड सप्लाई कैसी चल रही है? वहीं दूसरा बोलता है, सप्लायर्स के साथ प्रॉब्लम्स आ गई हैं, फायरवुड स्मूथ तरीके से सप्लाई नहीं हो रही। यहाँ फायरवुड का मतलब किडनैप्ड ह्यूमन से है। वो कहता है, मुझे खुद जाकर नया सप्लायर ढूंढना पड़ेगा। पिन स्लॉटर बिगिंस। एक बीस्ट को प्रेजेंस महसूस होती है। वो कहता है, मुझे किसी हंटर की प्रेजेंस महसूस हो रही है। दूसरा बोलता है, परफेक्ट टाइमिंग, हमें फायरवुड चाहिए। एक बीस्ट कहता है, मैं जा रहा हूँ, तुम सैक्रिफाइस और समन की तैयारी करो, याद रखना उन्हें जिंदा लाना है। ये वो हथियार उठाकर आगे बढ़ता है। हाँ बिल्कुल, यंगेस्ट ब्रदर, तुम्हें पता है ना, उन्हें जिंदा यहाँ लाना है। वो बंदा आगे बढ़ने लगता है, उसके हाथ में हम देखते हैं एक बहुत बड़ा हथियार। वो कहता है, हाँ बिल्कुल। वो सीन शिफ्ट होता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं वही सारे हंटर्स जो अब तक कई सारे बीस्ट को मार चुके होते हैं। वो बंदा यानी टीम लीडर खुद को हील करते हुए कहता है, देख के ऐसा लग रहा है कि हमारा काम सक्सेसफुल रहा, यहाँ आना फायदेमंद रहा। दूसरा बंदा बोलता है, हाँ बॉस, ये एक बहुत अच्छा हंट था। टीम लीडर कहता है, हाँ, अगर हमारे पास ऐसे ही स्किल्ड कलेक्टर्स रहें तो सब कुछ और भी आसान
हो जाएगा। फाइनली शायद मैं तुम्हें सेविंग भी कर पाऊं। तभी वो अपने पॉकेट से एक बॉल निकालता है और सबको दिखाते हुए कहता है, क्या तुम सबने कभी स्टारडस्ट के बारे में सुना है? और ये देखकर सब लोग हैरान हो जाते हैं। बॉस, आपके पास स्टारडस्ट? ये कैसे मिला? मैंने सुना है इससे लोगों का पावर बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाता है। वो कहता है, हाँ मैंने भी यही सुना है, लेकिन इसका असर सिर्फ एक हफ्ते तक ही रहता है। पर लोग कहते हैं कि ये लोअर रैंक को एक पूरा लेवल तक बढ़ा सकता है। वो आगे सोचते हुए कहता है, अगर मैं इसे ले लूं तो शायद मेरा मैजिक पावर सी रैंक या उससे भी हायर चला जाए। लेकिन तभी हम देखते हैं वही बीस्ट वहां आ जाता है। उसे देखते ही वो इंस्टेंट टीम लीडर के पास पहुंच जाता है। उसका ऑरा महसूस करते ही वो पूरी तरह शॉक हो जाता है। कुछ समझने से पहले ही वो बीस्ट कहता है, ओप्स, मैंने तुम्हें मार दिया। और तभी हम देखते हैं वो अपने डबल स्वॉर्ड से उस पर हमला करता है। फिर वो खुद से कहता है, अरे नहीं, मुझे तो इन लोगों को जिंदा कैप्चर करना था। उसका अटैक इतना खतरनाक होता है कि टीम लीडर के हाथ से स्टारडस्ट की बॉल छूट जाती है और बहुत दूर जाकर गिरती है। वो बीस्ट को देखकर डर जाता है। वो बीस्ट बोलता है, एक डबल एस स्वॉर्ड और तुम मार भी नहीं पा रहे। दूसरी तरफ बाकी लोग उसे देखते ही डर जाते हैं। क्या डीमनिक बीस्ट? अब हम देखते हैं वो बीस्ट एक एक करके सब पर अटैक करता है। धीरे धीरे सबको मारते हुए आगे बढ़ता है। कुछ देर बाद वो गिनता है, 1 2 3। तुम सब मिलाकर टोटल 10 हो। ओपोनेंट थोड़ा ट्रिकी है, पर हमें 10 लोगों की जरूरत नहीं। तभी हम देखते हैं वो अपने पास से भी उसी तरह की एक स्टारडस्ट बॉल निकालता है। उसके हाथ में स्टारडस्ट देखकर सारे लोग और भी ज्यादा डर जाते हैं, चिल्लाते हैं, क्या स्टारडस्ट मॉन्स्टर्स भी स्टारडस्ट कंज्यूम कर सकते हैं? वो मॉन्स्टर कहता है, करेक्ट। ये सुनते ही सारे हंटर्स उसकी तरफ दौड़ पड़ते हैं। स्टारडस्ट का इफेक्ट आने से पहले ही इसे मार दो, एवरीवन चार्ज। लेकिन तब तक वो स्टारडस्ट कंज्यूम कर चुका होता है और फिर हम देखते हैं वो एक एक करके सबको स्लैश करता जाता है। चारों तरफ चीखें। तभी बापे, जिसके पास फायर पावर था, उस पर अटैक करता है। अचानक सब तरफ अंधेरा छा जाता है। क्या लाइट? मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। अंधेरे में भी वो बीस्ट सबको मारता चला जाता है। कुछ ही देर में लगभग सारे लोग या तो मर चुके होते हैं या बुरी तरह इंजर्ड। अब हम देखते हैं वो उसी टीम लीडर को पकड़कर खींचते हुए ले जा रहा होता है। चारों तरफ बॉडीज गिरी पड़ी हैं। वो बीस्ट बोलता है, फायरवुड सिक्योर्ड। उसी वक्त सहो के पास एक नोटिफिकेशन आता है, क्वेस्ट ट्रिगर्ड, क्वेस्ट इंफॉर्मेशन, रेस्क्यू द सर्वाइवर्स। बॉरो को डीमंस ने कैप्चर कर लिया है। जितना हो सके उतनों को रेस्क्यू करो। रिवॉर्ड डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ सर्वाइवर्स। Current number of survivors 7. Number of survivors rescued 0. मतलब अगर वहां 10 लोग थे तो शायद 3 या 8 पहले ही मारे जा चुके हैं। नोटिफिकेशन देखते ही सहो उस दिशा में देखता है और कहता है, डीमन, मैं आ रहा हूं। उसे कुछ बहुत अजीब सा महसूस होता है। वो बार बार बेरू की तरफ देखता रहता है। बेरू पूछता है, क्या हुआ लिटिल लॉर्ड? सहो कहता है, एक क्वेस्ट अपीयर हुआ है। ऐसा लग रहा है कि आसपास किडनैपिंग हो रही है। क्वेस्ट में लिखा होता है, जितने लोगों को मैं बचाऊंगा रिवॉर्ड उतना ही ज्यादा होगा। सहो सोचता है, शायद लोग यहाँ बहुत जल्दी बड़े खतरे में पड़ने वाले हैं। और तभी वो अपने इंस्ट्रक्टर यानी हयंग से कहता है, हयंग, मुझे लगता है रेड पार्टी के साथ कुछ हुआ है। हमें जल्दी से जल्दी यहाँ से बाहर निकलना होगा। ये सुनकर हयंग चौंक जाता है। तुम्हें कैसे पता? सहो कहता है, मेरी गट फीलिंग कह रही है। मैं गॉब्लिन्स भेज रहा हूँ, वो तुम्हें एग्जिट का रास्ता दिखा देंगे। हम देखते हैं गॉब्लिन्स हयंग को आगे बढ़ने के लिए इशारा करने लगते हैं। तभी हयंग रुकता है। रुको, 1 मिनट रुको। और तुम्हारा क्या सहो? सहो जवाब देता है, मुझे वहां जाना होगा। रेड पार्टी को चेक करना होगा कि वो लोग ठीक हैं या नहीं। ये सुनकर हयंग पहले हैरान होता है, फिर खुद को शांत करता है। हाँ, तुम सही कह रहे हो। वैसे भी अगर मैं यहाँ रहा तो तुम्हारे रास्ते में ही आऊंगा। मैं हंटर एसोसिएशन को मदद के लिए बुलाता हूँ। सहो कहता है, थैंक यू सो मच। हयंग के जाने के बाद हम देखते हैं सहो ग्रे को बुलाता है। शैडो के अंदर से ग्रे निकलता है, ग्रोएल करता है और फिर अचानक उसका रूप बदल जाता है। दोनों मर्ज हो चुके होते हैं। उसके हाथ में वही गॉन्टलेट होता है जो वल्कन के हॉर्न से बना हुआ है। सहो कहता है, हमें जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी वहां पहुंचना होगा। ये कहते ही वो पूरी स्पीड से दौड़ पड़ता है। सीन शिफ्ट होता है। हम रास्ते देखते हैं। चारों तरफ खून बिखरा हुआ है। हालात बेहद खराब हैं। और तभी हम रेड टीम के लीडर को देखते हैं। उसकी हालत बहुत खराब है। नाक, मुंह, हर जगह से खून बह रहा है। उसे खींचते हुए वही डीमन बोलता है, रूट सिक्योर्ड। दूसरा भाई कहता है, वाह, तुम यहाँ बहुत जल्दी आ गए मेरे भाई। हमने जितना एक्सपेक्ट किया था उससे भी ज्यादा जल्दी। तो तुम्हें पता है गेट्स जल्दी ही ओपन होने वाले हैं और डीमन भी जल्दी ही समन होंगे। वो जवाब देता है, मैं फास्ट हूँ, मैं जीतता हूँ। दूसरा भाई हंसता है, ठीक है, तुम्हारी जीत की खुशी में चलो काम और तेज करते हैं। वैसे भी ये बहुत अच्छा हुआ कि अब हमारे पास फायर रूट की कोई कमी नहीं है। अब हम इस स्टारडस्ट की बैच को पूरी तरह तैयार कर पाएंगे। इसमें अब कोई गड़बड़ नहीं आएगी। वो भी ये सुनते ही मेन ब्रदर की आंखों में ग्लो दिखाई देता है, बिल्कुल वैसा ही जैसा हमने पहले ब्रोकी की आंखों में देखा था। वो कहता है, दी पॉइजन जो डीमन सीक्रेट आर्ट के थ्रू पास डाउन होता है, ब्लड रेस पॉइजन, ये इतना ताकतवर है कि दूसरों की मैजिकल पावर को
बहुत ज्यादा बढ़ा देता है और उसके हाथ में हम वही स्टारडस्ट की बॉल देखते हैं। वो उसे देखते हुए कहता है, यही है स्टारडस्ट, ओरिजिनल ब्लड रीस पॉइजन। लेकिन इसका एक बहुत खतरनाक साइड इफेक्ट भी है, ये यूजर की लाइफ फोर्स को भी चूस लेता है और इसी वजह से ये हमारी सबसे परफेक्ट क्रिएशन है। फायर को हमने मिस्ट 1 के फ्लेम से बदल दिया है और अब इसका साइड इफेक्ट बहुत ही कम हो चुका है। जो कुछ भी हमारे साथ हो रहा है सब कुछ उन्हीं भगवान के दूतों की वजह से है जिन्होंने हमें ये रेसिपी दी। यहाँ तक कि जो मासू क्रिएचर्स सोल्स को करप्ट करके उन्हें माइंडलेस मॉन्स्टर्स में बदल देते हैं, उन्हें भी यहाँ उन्हीं दूतों ने लाया है और इसी वजह से हम जैसे लोअर डीमंस को भी ताकतवर होने का मौका मिला। ये सुनते ही दूसरा भाई कहता है, एग्रीड। उसी बंदे को अचानक एक हंटर की प्रेजेंस महसूस होती है। दूसरा भाई पूछता है, क्या अभी भी यहाँ कोई हंटर बचा हुआ है? वो जवाब देता है, नहीं, लेकिन लगता है कोई नया हंटर आया। और तभी दरवाजे की तरफ उनकी नजर जाती है। अचानक वो दरवाजा बाहर से उड़ते हुए अंदर आ गिरता है और वहीं हम सहो को देख, उसने दरवाजे को इतनी ताकत से लात मारी कि उसका एक हिस्सा हवा में घूमता हुआ गिर रहा होता है। तभी वही डीमन जो सारे हंटर्स को मारने गया था दरवाजे के बचे हिस्से को काटता हुआ सहो की तरफ बढ़ता है। सहो अब पूरी तरह अंदर आ चुका है। वो इस जगह को देखते हुए कहता है, क्या यही वो जगह है? लेकिन जैसे ही वो सामने देखता है वो पूरी तरह हैरान रह जाता है क्योंकि उसके सामने बहुत खतरनाक टाइप के डीमंस खड़े होते हैं। वो सोचता है, क्या ये सब ह्यूमंस हैं? और इससे भी ज्यादा डरावना, इनके पीछे जो मैं देख रहा हूँ वो क्या है? क्या इन्होंने अलग अलग मिस्ट 1 को बांध कर रखा है? क्या ये लोग कोई रिचुअल कर रहे हैं? आखिर यहाँ हो क्या रहा है? तभी उसकी नजर नोटिफिकेशन पर जाती है, करंट नंबर ऑफ सर्वाइवर्स 7, नंबर ऑफ रेस्क्यूड सर्वाइवर्स 0। ये देखकर उसे थोड़ा सा रिलीफ मिलता है, लेकिन तभी डीमन की ब्लेड उसकी गर्दन तक पहुंच चुकी होती है। इंस्टेंट सहो झुक जाता है और उस वार को डॉज कर लेता है। ये देखकर वो डीमन खुद हैरान रह जाता है। सहो उसकी आंखों में देखते हुए कहता है, रास्ते में जितने भी डेड हंटर्स मैंने देखे, क्या वो सब भी तुम्हारी ही करतूत है? और तभी वो उस डीमन को एक बेहद खतरनाक पंच मारता है, इतना जोरदार कि वो पीछे दूर तक खिसक जाता है। ये देखकर दोनों भाई अपने हाथ में स्टारडस्ट की बॉल देखते हैं, एक दूसरे से कहते हैं, लगता है भाई अब हमें भी फाइट में उतरना पड़ेगा। और तभी दोनों स्टारडस्ट निगल लेते हैं। सहो अभी भी उस डीमन से लड़ रहा होता है, लेकिन तभी वहाँ एक अजीब सी आवाज गूंजती है, आता है, यंगेस्ट आ जाओ वहाँ से। ये सुनते ही सुह चौंक जाता है। उसी डीमन को देखते हैं, उसका हाथ अब बहुत ज्यादा बड़ा हो चुका है। वो बेहद खतरनाक तरीके से सहो पर एक जबरदस्त पंच मारता है, इतना जोरदार कि नीचे की जमीन तक फट जाती है। लेकिन सहो को देखते हैं, वो आसानी से उस अटैक को डॉज करता है, साइड होता है और पीछे की तरफ आ जाता है। पर तभी वो और ज्यादा चौंक जाता है क्योंकि उसके पीछे दूसरा डीमन यानी दूसरा भाई खड़ा होता है। वो अपने हाथों में मैजिक या फिर इलेक्ट्रिक शॉक जैसा कुछ पैदा करता है और उसी से सुओ पर हमला करता है। देखते ही देखते सुओ की पूरी बॉडी में बिजली दौड़ने लगती है। अब सहो की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी होती है। वो सोचता है ये तो, पर तभी वो जोर से कहता है, अराइज। और ये कहते ही हम देखते हैं वहां जितने भी सारे गॉब्लिन्स थे, उसके सारे शैडो सोल्जर्स सब एक साथ अपीयर हो जाते हैं और उन सारे मॉन्स्टर्स पर हमला कर देते हैं। ये देखकर दोनों भाई पूरी तरह हैरान हो जाते हैं। एक भाई चिल्लाते हुए कहता है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो अभी भी सहो को पकड़े हुए होता है, लेकिन तभी सहो उसे अपने हाथों से पकड़ता है और जोर से दूर फेंक देता है। अब ये देखकर दोनों भाई आपस में बातें करने लगते हैं। भाई ये क्या? दूसरा भाई कहता है, हाँ, देख के तो ऐसा ही लग रहा है जैसे हम अपने सामने शैडो मोनार्क को देख रहे हों। यही वो दिन था जब हमारी पूरी जाति यानी डीमन रेस पूरी तरह तबाह हो गई थी। लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है, ये बंदा अभी भी शैडो मोनार्क से बहुत कमजोर है। गए पर फिर भी हम देखते हैं वो सारे गॉब्लिन्स को एक एक करके मारते जा रहे हैं। दूसरी तरफ सहो को हम वहीं खड़ा देखते हैं। वो सोचता है ये लोग ब्रोकी से कमजोर हैं, लेकिन अगर ये दोनों एक साथ ऐसे ही लड़ते रहे तो मुश्किल बढ़ जाएगी। और वैसे भी मैं अपने शैडो सोल्जर्स को बार बार जिंदा नहीं कर सकता, नहीं तो मेरा बहुत सारा मना वेस्ट हो जाएगा। लगता है अब मुझे वही मेथड यूज करना होगा। फ्लैशबैक, हम पास्ट का सीन देखते हैं। बेरू कहता है, माय लॉर्ड, आपने जितना कहा था उतनी यादें देखने के लिए मैंने उतने कॉर्प्स खा लिए हैं। वैसे भी शैडो सोल्जर्स मरने के बाद जितना ज्यादा टाइम बीतता है उतने ही कमजोर होते जाते हैं। पर क्या कोई खास वजह है कि आप ऐसा करना चाहते हैं? सुओ जवाब देता है, नहीं, बस इतना है कि ब्रोकी ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया था। जब वो मुझसे लास्ट फाइट कर रहा था वो रिग्रेट से भरा हुआ था। वो खुद इतराम के कंट्रोल में था और इसीलिए अब मैं उसे शैडो सोल्जर बनाकर एक वॉरियर बनाना चाहता हूँ। लेकिन इसके लिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए ग्रे। मैन ग्रे ये सुनते ही खुशी से ग्राउल करता है। प्रेजेंट टाइम सहो जमीन पर अपने शैडो पर चाबी रखता है और कहता है, अराइज। ये उसकी शैडो चारों तरफ फैलने लगती है। वो कहता है, ब्रोकी, अगर तुम्हें अपने पास्ट का रिग्रेट है तो मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ, एक बार फिर फाइट करने का। अगर तुम अब भी फाइट करना चाहते हो तो मुझे जवाब दो। बहुत दूर हम ब्रोकी की बॉडी को गिरी हुई देखते हैं। शैडोज उसके अंदर समाने लगते हैं। कुछ देर बाद ब्रोकी उठता है। अब वो सहो का शैडो बन चुका होता है। वो जमीन तोड़ते हुए बाहर निकल आता है। ये देखकर एक डीमन चिल्लाता है, क्या ब्रोकी? क्या इसका मतलब इसी बंदे ने उसे मारा था? वेरल सहो कहता है, और अब ग्रे और ब्रोकी दोनों मेरे साथ फाइट करेंगे। अब हमारे नंबर उनके नंबर के बराबर हो चुके हैं। और दूसरी तरफ बेरू ये सब देखकर जलने लगता है। वो सोचता है, माय लॉर्ड, मैं भी यहाँ हूँ। और मैं सहो गुस्से में कहता है, ठीक है, अब देखते हैं ये सब कहाँ तक जाता है। और तभी कुछ अजीब होता है। एक रेड डंजन या पोर्टल ओपन होता है। उसके अंदर से कोई बाहर आने लगता है और तभी हम एक एल्फ लड़की को देखते हैं। वो इन सबको लड़ते हुए देखकर सोचती है,
तो यही है। देखते हुए कहती है, आखिर मेरे सामने ये क्या चल रहा है? क्या किसी ने मुझे यहाँ समन किया है? मैं यहाँ कैसे आई हूँ? या फिर ये कोई ऐसी जगह है जहाँ मैं आफ्टर लाइफ के बाद आई हूँ? तभी उसकी नजर एक शैडो सोल्जर पर पड़ती है। वो हैरान होकर कहती है, एक शैडो सोल्जर? वो यहाँ क्या कर रहा है? उसी समय हम ब्रोकी के शैडो को लड़ते हुए देखते हैं। साथ ही सुओ भी एक डिमन से भिड़ा हुआ है। दोनों के बीच घमासान फाइट शुरू हो जाती है। सुओ अपना पंच रेडी करता है और डिमन को खतरनाक तरीके से मारता है। उसकी हालत खराब हो जाती है। तभी सुओ एक जोरदार लात मारता है और उस डिमन के मुंह से खून निकल आता है। सुओ उसे खत्म करने के लिए आगे बढ़ता है और सोचता है चलो एक खत्म हुआ, लेकिन तभी उसके पीछे से दूसरा डिमन हमला करता है। सुओ किसी तरह उसका अटैक डॉज कर लेता है। वहीं हम यंगेस्ट डिमन को देखते हैं और साथ ही सबसे बड़े भाई को भी। सुओ गुस्से में सोचता है फिर से इंटरफेयर कर रहा है ये। इन सारे डिमंस की कॉम्बिनेशन अटैक काफी अच्छी है। अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा। तभी एक डिमन कहता है, बी केयरफुल यंगेस्ट। वो छोटा भाई जवाब देता है, थैंक्स भाई। सुओ मन ही मन सोचता है अगर ये फाइट और लंबी चली तो शायद मैं जीत ना पाऊं। मेरा माना खत्म हो जाएगा क्योंकि मैंने ग्रे को पोजेस करके रखा है। और अब जबकि ब्रोकी मेरे साथ है फिर भी वो उतना ताकतवर नहीं रहा क्योंकि वो अब एक शैडो सोल्जर बन चुका है। हम ब्रोकी को एक डिमन से लड़ते हुए देखते हैं। सुओ सोचता है मुझे पता है ब्रोकी एक साथ सबसे नहीं लड़ सकता, लेकिन एक डिमन से तो लड़ ही सकता है। काश कोई रास्ता होता जिससे मैं इन दोनों को अलग कर पाता। तभी वो लड़की सामने आती है और कहती है, मेरे सवालों का जवाब दो, कौन हो तुम और सुंग जिनबू कहाँ है? ये सुनकर सुओ चौंक जाता है। वो सोचता है एक फीमेल नाइट, ये यहाँ कहाँ से आई और ये मेरे डैड को क्यों ढूंढ रही है? दूसरी तरफ बेरू उसे घूरते हुए देख रहा होता है। बेरू कहता है, तुम यहाँ क्यों आई हो? ये आवाज सुनकर वो लड़की चौंकती है। ये आवाज तो, और जब वो देखती है कि ये बेरू है तो वो उसे छूते हुए कहती है, अरे ये तुम हो बेरू, तुम्हारी बॉडी कहाँ है? सो नाइस टू सी यू बेरू। वैसे सुंग जिनबू सर कहाँ है और ये ह्यूमन कौन है जिसके साथ तुम हो? बेरू जवाब देता है, ये बहुत लंबी स्टोरी है, पहले मुझे छोड़ो। जी उधर डिमंस उन्हें देखते हुए कहते हैं, सैक्रिफाइस, डिमन को समन कर लिया गया है। दूसरा भाई कहता है, हाँ लेकिन किसी वजह से ये डिमन हमारी एनिमी को बहुत अच्छी तरह से जानती है। अगर इसने उनका साइड ले लिया तो प्रॉब्लम हो सकी है। दूसरी तरफ अब एसिल बेरू को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो रही होती है। बेरू भी कहता है, हाँ सारी बातें बाद में होंगी, सबसे पहले जाओ और जाकर उनसे फाइट करो। वो उन सब डिमंस की तरफ इशारा करता है। ये सुनते ही एसिल बहुत डर जाती है। उधर बिग डीमन उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है और कहता है, भाई सबसे पहले हमें इसका ब्लड चाहिए, तभी हम स्टार पाउडर बना पाएंगे। सो यह सब देकर सोचता है, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैंने इसे पहले कहीं देखा है। वैन वो एसिल से पूछता है, तुम बहुत ज्यादा इंजर्ड लग रही हो, क्या तुम अकेले उनसे फाइट कर सकती हो? बेरू जवाब देता है, हाँ आपको लग सकता है कि अभी वो वीक है, लेकिन उसके सामने ये लो रैंकिंग डीमंस कुछ भी नहीं है। इस डिमन का नाम एसिल है और ये कोई और नहीं बल्कि रेडियर क्लैन की एल्डेस्ट डॉटर है। वही नोबल क्लैन है जिसे माय लीज ने छोड़ दिया था। अगर ह्यूमन स्टैंडर्ड से बोलूं तो इसे तुम एस रैंक हंटर के इक्विवेलेंट मान सकते हो। और ये सुनकर सुओ बहुत हैरान हो जाता है। वो सोचता है, क्या एक एस रैंक? इसका मतलब मैं अपनी आंखों से एक एस रैंक फाइट देखने वाला हूँ। लेकिन तभी एसिल आगे बढ़कर फाइट करने जाती है और उससे पहले ही एक डीमन उसे जोर से हिट करता है। वो दूर जाकर जमीन पर गिर जाती है। ये देखकर बेरू और सुओ दोनों चुपचाप उसे देखते रह जाते हैं। उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आता, एक एस रैंक हंटर जितनी ताकत इतनी आसानी से कैसे गिर सकती है। कुछ ही देर बाद एसिल उनके सामने आकर फिर से गिर जाती है। बेरू कहता है, तुम इतनी वीक कैसे हो गई? जब मैं तुम्हें देख रहा हूँ तो लग रहा है कि तुम्हारे अंदर का सारा माना ड्रेन हो चुका है। आखिर तुम्हारे साथ हुआ क्या है? एसिल जवाब देती है, ओह ये बात है तो तेरे करीब आधे साल पहले डीमन रेल्म के अंदर जितने भी डीमंस थे उन्होंने रेबल कर दिया था। हमें लगातार उनसे फाइट करनी पड़ी और हमारे लिए इम्पॉसिबल हो गया था कि हम एक साथ इतने सारे डीमन से लड़ पाएं। सिर्फ मैं ही अपनी ताकत की वजह से किसी तरह बचकर निकल पाई, लेकिन भागते वक्त मेरा ब्लड एक्सट्रैक्ट कर लिया गया और उसी की वजह से मैंने अपनी पावर खो दी। एसिल बेरू से कहती है, बेरू प्लीज क्या तुम मुझे हील कर सकते हो? बेरू जवाब देता है, क्या? बिल्कुल नहीं, ये मेरी माना का वेस्ट होगा। एसिल कहती है, यू आर सो मीन बेरू। वो डीमंस भी यह सब सुन चुके होते हैं और उनमें से एक डीमन कहता है, क्या तुमने सुना भाई? दूसरा डीमन कहता है, हाँ मैंने पहले उसे रिकॉग्नाइज नहीं किया था क्योंकि वो बहुत ज्यादा वीक लग रही थी, लेकिन अब जब ध्यान से देख रहा हूँ तो समझ में आ रहा है कि वो रेडियर क्लैन की हेड की बेटी है। हाँ भाई, यही हमारी अपॉर्चुनिटी है ताकतवर बनने की। उसके अंदर जो थोड़ा सा नोबल ब्लड है, अगर हम वो पी लें तो हम और भी ज्यादा पावरफुल बन सकते हैं। सबको कमजोर देखकर सुओ उन्हें देखता है और फाइट के लिए रेडी हो जाता है। वो सोचता है, अब शायद मुझे ही इनमें से एक को मारना होगा क्योंकि अब मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है। तभी वो कहता है, ओह अगर तुम्हें ऐसा ही चाहिए तो मेरे पास एक ब्रिलियंट प्लान है। और तभी वो अपनी कुछ पावर्स का यूज करता है। वो कहता है, लगता है अब मुझे वही एबिलिटी यूज करनी होगी, वही माना, वही पावर जो मैंने मुश्किल से रिकवर की थी। तभी वो एसिल की तरफ हाथ बढ़ाता है और उसके ऊपर एक नया स्किल यूज करता है, क्रूअल कमांड। इस स्किल के एक्टिवेट होते ही हम देखते हैं एसिल अचानक बहुत गुस्से में आ जाती है। उसकी आंखें पूरी तरह से लाल हो चुकी होती हैं। नोटिस में दिखाया जाता है एसिल की पावर 50% तक इंक्रीज हो गई है, लेकिन इसका साइड इफेक्ट ये है कि उसका दिमाग पूरी तरह से अनस्टेबल हो जाएगा। सिंपल वर्ड्स में कहें तो उसके अंदर पागलपन छा जाएगा। तभी बेरू उसे फाइट के लिए भेजता है और कहता है, गो यू यूजलेस डीमन। और उसके कहते ही हम देखते हैं एसिल जोर से चीखते हुए उन डीमंस की तरफ भागती है ताकि उन्हें मार सके। दूसरी तरफ सुओ बस ये सब देख रहा होता है। अब ब्रोकी को देखते हैं, वो भी एक डीमन से फाइट करने के लिए आगे बढ़ चुका होता है। उधर एसिल भी एक डीमन से लड़ रही होती है, लेकिन तभी हम देखते हैं जिस डीमन को एसिल मारने गई थी वो उस पर भारी पड़ने लगता है। वो चिल्लाकर कहता है, डीमन नोबल ब्लड सिक्योर्ड। एसिल की हालत अब धीरे धीरे और खराब होती जा रही होती है, लेकिन तभी वहां सुओ पहुंचता है और उस डीमन को जोर से टैकल करता है। वो उसे इतनी जोर से मारता है
कि एसिल किसी तरह वहां से बच निकलती है। अब सुओ उस डीमन को पकड़ता है, जोर से घुमाता है और दूर फेंक देता है। हम देखते हैं वो बिग डीमन बहुत दूर उड़कर मिस्ट बर्न फ्लेम्स के अंदर गिर जाता है। जैसे ही वो वहां गिरता है उसका शरीर जलने लगता है, पिघलने लगता है। लेकिन तभी सुओ आगे आता है और अपने नाइफ से उस डीमन को 2 टुकड़ों में काट देता है और वहीं पर वो डीमन मर जाता है। नोटिस आता है, यू हैव डिफीटेड अ लो रैंक डीमन, लेवल अप। तभी एक और नोटिस दिखाई देता है, Vulcan's horn has devoured a demon's soul. Your physical damage capability has increased to 31%. दूसरी तरफ ईसिल को देखते हैं, वो पागलों की तरह एक डीमन पर हमला कर रही होती है। वो डीमन सोचता है, Our youngest brother has been defeated. Damn it. मुझे जल्दी से जल्दी इस क्रेजी वुमन को उसे हराना ही होगा। दूसरी तरफ ईसिल को देखते हैं, वो अभी भी पागलों की तरह फाइट कर रही थी, लेकिन तभी वो अचानक चुप हो जाती है और बेहोश होकर गिर जाती है। तभी हम देखते हैं वहीं पर नोटिस आता है, द टारगेट स्किल क्रूअल कमांड। ईसिल के अंदर से एनर्जी पूरी तरह खत्म हो चुकी है, इसलिए अब इसका इफेक्ट पूरी तरह से खत्म हो गया है। और तभी ईसिल वहीं पर बेहोश होकर गिर जाती है। उस डीमन को कुछ भी समझ में नहीं आता, वो कुछ और करने ही वाला होता है कि तभी उसके पीछे सुओ को देखते हैं। सो पीछे से आता है, उसकी गर्दन और सिर को जकड़ लेता है और एक झटके में मोड़ देता है, जिसकी वजह से वो बिग डीमन वहीं पर मर जाता है। नोटिस आता है, यू हैव डिफीटेड अ लो रैंकिंग डीमन, Vulcan's horn has devoured another demon soul. अब ये सब कुछ मेन डीमन यानी सबसे बड़ा डीमन सब देख रहा होता है। वो सोचता है, लगता है अब मैं आउटनंबर्ड हो चुका हूँ, अब मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है। विन वो अपने भाइयों की तरफ देखता है और सोचता है, तुम सब यूजलेस फूल्स हो, अब सिर्फ एक ही रास्ता बचा है। और तभी हम देखते हैं वो भागने लगता है। वो भागकर एसिल के पास पहुंचने ही वाला होता है, उसे पकड़ने ही वाला होता है। वो सोचता है, मुझे बस इतना करना होगा, इस नोबल डीमन का ब्लड पीना होगा ताकि मैं और भी ज्यादा स्ट्रांग बन सकूं। बाद इससे वो अपना हाथ आगे बढ़ाता है, लेकिन उससे पहले ही सुओ वहां पहुंच जाता है। सो इतनी खतरनाक किक मारता है कि डीमन का हाथ और उसके नीचे की जमीन दोनों पूरी तरह से धंस जाते हैं। उस डीमन की हालत अब बहुत ज्यादा खराब हो चुकी होती है। सो कहता है, अब मेरे लिए भी कुछ बचा कर रखो। और तभी वो ब्रोकी को बुलाता है। ब्रोकी आता है और उस डीमन के साथ फाइट करने लगता है। दूसरी तरफ ईसिल धीरे धीरे अपनी आंखें खोलने लगती है। वहीं पर बेरू उसे देखते हुए कहता है, क्या तुम जिंदा हो? एसिल कहती है, यू आर सो मीन बेरू। अच्छा, उससे पहले मुझे बताओ, यहाँ पर एक शैडो सोल्जर है जो सर संग जिनवू की तरह शैडोज का यूज कर सकता है, वो कौन है? मुझे बताओ। बेरू कहता है, जैसा कि मैंने सोचा था, तुमने अब तक उसे रिकॉग्नाइज नहीं किया है क्योंकि तुम्हारे अंदर लॉयल्टी की कमी है। लेकिन अच्छे से याद करो, क्या अब तक तुम्हें समझ में नहीं आया कि ऐसा पोटेंशियल किसके अंदर हो सकता है? ये सुनते ही एसिल बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। उसे धीरे धीरे याद आने लगता है। वो कहती है, क्या इसका मतलब वो? तभी हम देखते हैं एक के बाद एक नोटिस आने लगते हैं। सुआ ने उस डीमन को भी हरा दिया था। सुआ और ग्रे एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं। ग्रे धीरे धीरे चेंज होने लगता है। तभी वहां नोटिस आता है, यू हैव रीच्ड लेवल 20, यू कैन नाउ एक्सेस द शॉप। सुआ कहता है, ओह, लगता है अब मैं सिस्टम के अंदर शॉप का यूज कर सकता हूँ। दूसरी तरफ ईसिल बस यादों में खो जाती है और सोचने लगती है। और यहीं पर एपिसोड 18 खत्म होता है। अगला चैप्टर अगले हफ्ते आएगा। अगर आपको ऐसे ही सबसे पहले और सबसे इंटरेस्टिंग तरीके से सोलो लेवलिंग रैग्नारॉक देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड।